नमस्ते स्टूडेंट्स और मेरे ब्रदर्स। आइए समझते हैं इतिहास के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट ये 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके बारे में हमें समझना। आज ऑब्जेक्टिव पूरा आपको दिखाएंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है नेपोलियन आखिरकार कहाँ था। तो नेपोलियन मेरे प्यारे भाई, नेपोलियन था फ्रांस का। इसमें लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को और उसका मृत्यु होता है 5 मई 1821 को। यह फ्रांस में इसका जन्म होता है। नेपोलियन का कहाँ जन्म होता है? तो फ्रांस में। तो इसके बारे में अब सोचा जाए, नेपोलियन पहले एक गरीब घर में जन्म लिया था और इसका जो काम लगा, पहले सेना के रूप में काम किया। सेना के रूप में काम करते करते उसने फ्रांस में 1799 ईस्वी में एक डायरेक्टरी पद था, उसे समाप्त किया। देखिए इसका जन्म, नेपोलियन का जन्म कब होता है? नेपोलियन का जन्म होता है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। यहाँ पे जो लिख दिया गया है 15 अगस्त 1769 में। 1799 में इसने क्या किया? डायरेक्टरी को खत्म किया और लोगों के बीच खूब अच्छा तरह से छा गया। और 1804 आते आते 1804 में उसने फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस का सम्राट बना। ये इसका इतिहास गवाह है कि ये बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था। पिता भी सैनिक थे, हालांकि इसने भी सैनिक बना। और 1799 में जो डायरेक्टरी था, सभी लोग डायरेक्टरी एक संगठन था जिसमें सेनाओं का टुकड़ी रहता था, और उसे समाप्त करके इसने 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में ही नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता। तो कई बार पूछा जाता है कि डायरेक्टरी को समाप्त कब किया नेपोलियन ने? तो 1799 ईस्वी में। फ्रांस का सम्राट कब बनता है? 1804 ईस्वी में। और 1804 में ही फ्रांस का में एक नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड भी इसे बोला जाता है, लोगों में सुधार के लिए। एक ऐसा कोड था, या नेपोलियन संहिता ऐसा था कि लोगों को अधिकतर वहाँ पे व्यवस्थाओं में सुधार आए। जिस तरह से पहले जो राजा हुआ करते थे वो निरंकुश हुआ करते थे। निरंकुश का मतलब होता है वैसा राजा जो अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को भलाई न करे, उसे निरंकुश बोला जाता है। तो जो राजा हुआ करता था, निरंकुशता के कारण ये बहुत ज्यादा अपना गिरा हुआ काम करता था। ठीक है, तो नेपोलियन ने इन सभी चीजों को देखा था कि यहाँ के जो राजा है, ठीक, बहुत ही जो है निरंकुशता है और लोगों के बीच जो है भावना नहीं रखते हैं। और इसने क्या किया? नेपोलियन ने अपने राज में, फ्रांस में क्या क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। फ्रांस में वो करता है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें अपना जमीन वापस दे दिया जाता है, जमीन का मालिक बना दिया जाता है, जमीन का मालिक बनाते हैं। दूसरा ये काम करते हैं कि किसानों को जो टैक्स है कम लिया जाता है। यानी लोगों को बचाने के लिए, यानी लोगों को हर चीज सुविधा प्राप्त हो सके उसके लिए जितना भी कार्य करते हैं, स्वास्थ्य का भी व्यवस्था करते हैं, सड़कें बनवाते हैं। ठीक, इस तरह से कई सारे नेपोलियन काम करते हैं। और फ्रांस में हर जगह पर, हर जुबा पे, हर एक लोगों पर, या बड़े से बड़े व्यापारी हो या अमीर, गरीब से गरीब कोई लोग हो, तो नेपोलियन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जो पहले राजा हुआ करते थे निरंकुश, यानी लुई 16वां था, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब नेपोलियन सम्राट बना था, यानी फ्रांस की क्रांति के समय, देखा जाए फ्रांस की क्रांति पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब होता है? 1789 ईस्वी में। जब फ्रांस की क्रांति होता है 1789 ईस्वी में, उस समय फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन था। इस बात को अपने याद रखिएगा। फ्रांस में किस वंश का शासन था? बूर्बो वंश का शासन था। और इस तरह से कई ज्यादा काम किया करते हैं। और 1815 में, ठीक है ना, 1815 की जो घटना है, इसके पहले थोड़ा और बता देते हैं। जब राजा बन जाते हैं तो उन्हें देख के फ्रांस के करीब जो इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, प्रसा है, ठीक ना, इस तरह से वहाँ के जो राजा थे,
नेपोलियन से ईर्ष्या करते हैं कि नेपोलियन इतना ईमानदार और इतना बेहतर काम कर रहा है कि और जो राजा थे वो लोग सोच रहे थे कि हमारा ही राज चले और मैं किसी भी प्रकार के सुधार ना कर सकूं, और नेपोलियन का सुधार करता हुआ देख वहाँ के जो दूसरे देश के प्रजा थे वो लोग नेपोलियन को अपना समझिए एक तरह से मसीहा की तरह रूप से देखा करते थे, भगवान है भाई कि हमारे देश में अभी आइए। नेपोलियन को निमंत्रण भेजा गया कि आइए हमारे देश में और क्या करिए, मेरे पास जो गरीबी है, जितना स्थितियां जो राजा ने बिगाड़ रखा है, इसे सुधार करने की कृपा की जाए। नेपोलियन से आहरण किया जा रहा था, गुहार किया जा रहा था कि आइए महोदय और मेरे जो राजा है कम से कम इसे समाप्त करके दूसरा एक राजा बैठाइए। इस तरह से नेपोलियन को मन में विचार आया और देश के लिए यानी देश को जीतने के प्रति भी इन्हें अब अवसर मिलने के लिए अनुमति मिला। इसीलिए जर्मनी में इन्होंने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। याद रखिएगा जर्मनी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले कौन थे? जर्मनी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किए। इसको देख के, नेपोलियन को बढ़ता हुआ देख करके अधिकतर देश जैसे प्रसा भी सोच लिया कि इसे हमें हराना है। अगर यह नेपोलियन रहता है तो हमारे लिए बहुत ही एक तरह से समझा जाए कि राजा नहीं रहने देगा और ये मुझे ही बर्खास्त कर देगा और मुझे ही एक तरह से नौकर बना देगा, गुलाम बना देगा। अर्थात लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए अपनी आज़ादी के लिए और गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए। अर्थात जितना तानाशाही सह रहे थे लोग, नेपोलियन को उदारता देख करके कि भाई कितना ज़्यादा इसमें अच्छाई है, इसलिए नेपोलियन बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल गया नाम इसका। ठीक, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, रूस था, ब्रिटेन था। ये 4 देशों ने षड्यंत्र रचा। क्या है के लिए भाई? ब्रिटेन था। ये 4 देशों ने यानी प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन, इन 4 देशों ने नेपोलियन को हराने के लिए, ठीक है ना, इन्होंने वियना सम्मेलन करते हैं। तो याद रखिए वियना सम्मेलन कब होता है मेरे प्यारे भाई? वियना सम्मेलन होता है 1815 में होता है। वियना सम्मेलन होता है वियना सम्मेलन होता है 1815 में। यहाँ पे 2-4 और बात याद रखेगा। वियना कांग्रेस का स्थापना कब होता है? वियना कांग्रेस का स्थापना भी 1815 में। नेपोलियन का पतन भी 1815 में। नेपोलियन का पतन 1815 में ही होता है। और मेटरनिक युग की शुरुआत भी 1815 में ही होता है। ठीक, इस तरह से और देखा जाए कि इसने क्या किया। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का था। इसने ऑस्ट्रिया का था। जब नेपोलियन समाप्त हुआ यानी नेपोलियन जब हार गया, यानी नेपोलियन का जब पतन होता है तो इसका युग का शुरुआत होता है 1815 में। और इसका पतन कब होता है? याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक युग शुरुआत होता है 1815 में और इसके युग का पतन कब होता है? 1848 में। ये ऐसा राजा था, ये ऐसा तानाशाह था, एक तरह से निरंकुश ऐसा था, यह सोचता था कि किसी भी प्रकार के एक तरह से समाज में या फिर राज्य में परिवर्तन न हो। ये यह सोचता था कि परिवर्तन तनिक भी न हो, जैसा चल रहा वैसा ही चलते रहे, परिवर्तन न हो। इसने तो ऐसा भी कह दिया था कि फ्रांस जब छिपता है तो सारे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कहा था सारे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी और जुकाम हो जाता है। सर्दी और जुकाम हो जाता है। ठीक है, आगे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मेटरनिक के बारे में हम लिख रहे हैं। मेटरनिक कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, यह मेटरनिक चाहता था 2 देशों को कभी भी, ये 2 देशों में काफी ज्यादा इसका नाम आप पढ़ेंगे
जर्मनी को नहीं चाहता था कि जर्मनी का कभी एकीकरण हो, और इटली को नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। यह खुद ही था एक तरह से ऑस्ट्रिया में शासन करता था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी सम्राट था मेटरनिख। इटली के एकीकरण नहीं होना चाहता था, न जर्मनी का, किसी भी जगह इसने एकीकरण नहीं। इटली के एकीकरण करने के लिए 3 लोग थे। गैरीवाल्डी थे, गैरीवाल्डी के बारे में समझते हैं पहले। उसके बाद था काउंट काबूर, और एक थे मेजनी। हम तीनों व्यक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा लोग। देखिएगा, इटली के एकीकरण करने में इसे कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार बोला जाता है, तलवार बोला जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार बोल, कई बार पूछ दिया गया है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा गया है, तो गैरीवाल्डी को। गैरीवाल्डी पेशा से क्या था मेरे भाई, पेशा से था नाविक, पेशेवर नाविक था, यानी नाव चलाने का यह काम जानता था। और इसके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना था। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक शब्द है जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव और सौहार्द की भावना रखे, यानी कि राष्ट्र, यानी कहने का मतलब मेरा देश जो है भारत है, मैं अपने देश के प्रति क्या रखूं, प्रेम रखूं, लगाव रखूं, और इसे अच्छा चाहूं कि मेरा देश दिन प्रतिदिन विकसित हो। वैसे ही गैरीवाल्डी था, अपने देश से काफी ज्यादा प्रेम करता था। इसीलिए इसने क्या किया, एक तरह से समझिए कि अपना पेशा भी करता था और साथ ही साथ आजादी के जंग भी, लड़ाई में अपना भाग लिया। और इसने अपना एक नया सेना का गठन किया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, लाल कुर्ती का गठन किया था। ये तीनों नाम अपना याद रखिएगा। पेशे से क्या था, नाविक था। तलवार किसे कहा जाता है, गैरीवाल्डी को। इसने एक सेना बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती। काउंट कापूर के बारे में ज्यादा उतना जानकारी, एक तरह से यह विद्वान ही थे और राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। लेकिन मेजनी को बोला जाता है मसीहा, मेजनी को मसीहा बोला जाता है, चाहे पैगंबर बोला जाता है, चाहे खुदा बोला जाता है, जो कहिए, पैगंबर बोला जाता है। ठीक, मेजनी के बारे में 2-3 नाम और याद रखिएगा। मेजनी ने कार्बोनरी का गठन किया था। मेजनी किसका गठन किया था मेरे प्यारे भाई, कार्बोनरी का, कार्बोनरी, कार्बोनरी का गठन किया था। मेजनी ने 3 और गठन किया था, यंग इटली, यंग इटली 1831 ईस्वी में किए थे। यंग यूरोप 1834 ईस्वी में किए थे। और फ्रेंड्स ऑफ इटली, फ्रेंड्स ऑफ इटली 1851 में किए थे। इस बात को अपने याद रखें, कई बार पूछ लिया गया है यंग इटली का स्थापना कौन किए थे, यंग यूरोप का स्थापना कौन किए थे, फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना कौन किए थे, कब हुआ था, तो आपको याद रखना है, मेजनी के बारे में बताना है। आते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम ले। मेजनी, हम लोग जर्मनी के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। जर्मनी के लिए, जर्मनी के एकीकरण में समझिए बिस्मार्क का ज्यादा भूमिका था। बिस्मार्क, ये कई बार पूछ लिया गया है जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। अब बिस्मार्क कहाँ का था मेरे प्यारे भाई, तो प्रसा का था। प्रसा का समझिए प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, ठीक है। और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध लड़ा था डेनमार्क युद्ध, डेनमार्क युद्ध लड़ा था। दूसरा युद्ध इसने लड़ा था ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, ऑस्ट्रिया से लड़ा था, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध। तीसरा लड़ा था फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस प्रसा युद्ध, ठीक है। बिस्मार्क को बोला जाता है, ये बात बहुत बार पूछा गया है, बिस्मार्क ने अपने आजादी के लिए, जर्मनी को आजादी दिलाने के लिए रक्त एवं लौह नीति का पालन करता था, रक्त एवं लौह नीति का पालन किया। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण दिलाने के लिए रक्त एवं लौह नीति का पालन किया। अब समझना है डेनमार्क का युद्ध कब होता है, ऑस्ट्रिया का युद्ध कब होता है, और फ्रांस प्रसा युद्ध कब होता है। डेनमार्क से युद्ध करने से पहले इसने ऑस्ट्रिया से अपना हाथ मिलाता है, ठीक। इसी तरह से
डेनमार्क से जब युद्ध करता है और डेनमार्क से जीतता है तो ऑस्ट्रिया से हाथ मिला रहता है, ऑस्ट्रिया से। और ऑस्ट्रिया से जब युद्ध करता है तो उस समय फ्रांस से हाथ मिला रहता है, और जब फ्रांस से युद्ध लड़ता है तो उस समय यह क्या करता है, बिस्मार्क रूस से ब्रिटेन से हाथ मिला कर रखता है। यानी तीनों युद्ध में देखा जाए, तीनों युद्ध में जीतता कौन है, तो बिस्मार्क ही जीतता है, हार कभी होता नहीं है। और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है अंत में 1871 ईस्वी में। इटली का भी एकीकरण होता है 1871 ईस्वी में। अब एक और बात आपको याद ध्यान में रखना होगा कि बोला जाता है यूनान के बारे में, यूनान के बारे में आपको पढ़ना है। यूनान जैसे मान के चलिए यह एक तुर्की देश है, इसको पूरा गोला को मान लीजिए तुर्की देश। तुर्की के बीच में एक छोटा सा देश था जिसका नाम था यूनान। यूनान था। यूनान में पढ़े लिखे और दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक अधिकतर लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि इसका व्यवहार जो था यूनान देश का बहुत अच्छा था। और यूनान से लगाव कौन लगाया था, रूस लगाया था, रूस था, ब्रिटेन था। इस तरह से यहाँ के लोग भी यहाँ आके अपना पढ़ाई करते थे। तुर्की गमन करने के बाद ही आपको यूनान में जाना था। तो यूनान में आप यूनान के लोगों को देख करके, ये तुर्की वाले जो भी सारे तुर्की में रहते थे लोग, या फिर यहाँ के राजा जो थे, यूनान को देखकर जलन करते थे। तो कई बार पूछ लिया गया है यूरोप का पालना किसे कहा जाता है। यह यूरोप में ही है, यूरोप का पालना, यूरोप का पालना बोला जाता है यूनान को, यूनान को। और यूरोप का मरीज बोला जाता है, यूरोप का मरीज बोला जाता है तुर्की को, क्योंकि तुर्की हमेशा ही लड़ाई करने का चक्कर रहता था, इसके कभी भी अपना विकसित होने का कोई ध्यान नहीं देता था। तो इसलिए तुर्की को बोला जाता है। यानी और आप यह याद रखिएगा, यूनान किसका गुलाम था, यूनान गुलाम था किसका, तो तुर्की का। यह भी बात याद रखेगा, यूनान किसका गुलाम हुआ था करता था, यूनान गुलाम था तुर्की का। और इसने क्या किया, ये रूस, ब्रिटेन यूनान को आजादी दिलाना चाहते थे, और इसने एड्रियानोपोल की संधि करता है 1829 में। एड्रियानोपोल की संधि करता है 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपोल की संधि के उपरांत ये क्या होता है, तुर्की से आजाद हो जाता है यूनान। ठीक, तो कई बार पूछ लिया गया है एड्रियानोपोल की संधि किस किस के बीच हुआ था, तो यूनान के बीच होता है और तुर्की के बीच होता है। इस बात को अपना याद रखिएगा। आइए अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव को देख के हम अपना आपका प्रश्न को बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आप एक बार देख लिया जाए। देखिए हम ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं पहला चैप्टर का, पहला चैप्टर यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे हम पहले चैप्टर को हम इंसर्ट कर दें, इसी पेज में कर देते हैं। चलिए दिखाई दे रहा होगा। बोला है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है। तो मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन यह समझ लीजिए जर्मनी, यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, इटली आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, ठीक ना, ब्रिटेन आता है, प्रसा आता है, ऑस्ट्रिया आता है, तुर्की आता है, यूनान आता है। ये सभी देश क्या हैं, यूरोप में ही है। तो आपसे पूछ लिया जाए इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं, तो जहां ऑप्शन मिलेगा यूरोप उसी को मार लेंगे। अफ्रीका मत मारिएगा, अमेरिका मत मारिएगा, एशिया मत मारिएगा, ठीक है। इसी तरह से बोला है फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। मैंने अभी आपको बताया था फ्रांस के क्रांति के समय किस वंश का शासक था, तो बुर्बो वंश का शासक था। पीछे वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं। फ्रांस के शासक वंश पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो आपको बुर्बो वंश द्वारा शासन था। वहां पे किस वंश का शासक था, बुर्बो वंश का शासक था। मेजनी का संबंध अभी मैंने बताया था पीछे कि कार्बोनरी का गठन किया था। मेजनी ने 3 चीजों को और गठन किए थे। कौन सा, यंग इटली,
यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली। मैंने यहाँ डेट भी लिखा था 1831, 1834, 1834 और फ्रेंड्स ऑफ इटली था 1851। ठीक है। मेजनी का संबंध कहाँ से है? तो जर्मनी से है कि इटली से? तो इटली बताइएगा। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी था। ठीक है। लाल सेना का गठन नहीं किया था, लाल सेना का गठन किए थे ट्रॉट्स्की। ठीक। अगले चैप्टर में पढ़ना है डाइट। यहाँ डाइट किसे बोला जाता है? तो जो जर्मनी का संसद भवन है उसी को डाइट बोला जाता है। ठीक। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है, यहाँ बोला है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? विरोधी मैंने अभी बताया था, ऑस्ट्रिया मेन था, ऑस्ट्रिया जो कि मेटरनिक था। पीछे मैं आप वीडियो बढ़ा कर देख लीजिएगा कि कौन था, आपको मैंने बता रखा है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, यानी इटली और जर्मनी का विरोध कौन करता था एकीकरण न होने देने के लिए? तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कौन था? तो मेटरनिक। मेटरनिक नहीं चाहता था। ठीक है। इंग्लैंड तो नहीं चाहता था, रूस नहीं था और प्रसा नहीं था, ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था। काउंट काबूर विक्टर एमुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप यह याद रखिएगा, विक्टर एमुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर, यानी काउंट काबूर जो था, आपको अभी मैंने बताया था 3 आदमी था इटली के एकीकरण में। गैरीवाल्डी थे, दूसरा थे काबूर थे और तीसरा थे आपका मेजनी। विक्टर एमुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर इसे नियुक्त किए थे। इसी तरह से प्रसा का भी जो बिस्मार्क थे उन्हें भी प्रधानमंत्री का नियुक्त किया गया था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया था गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाव चलाता था, नाविक था, अपना जीवन यापन करने के लिए नाव चलाया करता था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, बोला है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?